की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ फिर क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करने वाला हूं। उसके बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग 3.3 में जो आपका दिया हुआ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसके एग्जांपल्स, उसके एक्सरसाइज और उसके थ्योरेटिकल पोर्शन का मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोग के पिछले 2 चैप्टर में बस नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का डिस्कशन किया, और उसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने बस फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने सॉल्यूशन करना सीखे। और मैंने उनसे आज की क्लास में जो मुझे डिस्कस करना है वो आप लोगों के लिए एक नया रहेगा, बट आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी कितने मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्जेब्रिकली मेथड से, मतलब अलजेब्रा के मेथड से सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करना। तो आपका टॉपिक आता है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की जो इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहला, क्या आप जानते हैं कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इसके ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, और मुझे इसका सॉल्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग कैसे सीखेंगे इसका सॉल्यूशन करना, वो देखना आप लोग। ये जो आपका मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, इसका मीनिंग पहले समझिए। ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, देखिए एक वर्ड होता है ना सब्स्टिट्यूट एक आपका वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है क्या, कंप्लीटली रूप से एक चीज को एलिमिनेट करके दूसरे फॉर्म में आपका एक्सप्रेस करना। जैसे कि आपका अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, तो आप यहां से y का वैल्यू क्या x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कहोगे हाँ कैसे, तो ऐसे बोलोगे कि b1y इज इक्वल टू मेरा होगा माइनस c1 और माइनस a1x, ऐसा आ जाएगा। फिर बोलोगे y बराबर जो होगा माइनस c1 प्लस a1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई b1 आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा, y का वैल्यू होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, आप इसका साइमल्टेनियसली मतलब दोनों को क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट खोज रहे हैं जो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। मींस दैट आप दोनों को पहले तो एक दूसरे को ज्वाइन कर दे। ज्वाइन करने का मतलब हुआ कि आप इसमें से चाहे तो x का वैल्यू निकाले y के फॉर्म में, या y का वैल्यू चाहे x के फॉर्म में। नंबर से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, a1 b1 c1 नंबर है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आपका मेन रूप से वेरिएबल आपका x और y है, या तो आप x का वैल्यू y के फॉर्म में लिखे या y का वैल्यू आप x के फॉर्म में लिखे। तो आपका मन होता डिपेंड करता है आप पे कि आप किसका वैल्यू किस फॉर्म में। अगर मैं आप y का वैल्यू x के फॉर्म में अगर लिखते हैं, मान लिया सपोज कर लिया कि अगर आप y का वैल्यू x के फॉर्म में लिखते हैं, तो y का वैल्यू जो आपका x के फॉर्म में आएगा उसको क्या करना है कि इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके in terms of x we have to put in equation second. After it we get completely a linear equation in one variable, और इन वन वेरिएबल का तो लीनियर इक्वेशन आप क्लास 6 7 से सॉल्व करते आ रहे हैं, और उस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो मेथड जो होता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही होता है कि आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करके आप किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में ला रहे हैं। मतलब किसी एक आप चाहे तो इक्वेशन 2 से ला करके इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन 1 से ला करके इक्वेशन, तो ये डिपेंड करते हैं आप पे। तो अगर जनरली क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स उससे सब्स्टिट्यूशन प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं जिसका जो हो ना कोएफिशिएंट छोटा छोटा हो, मतलब 1 2 3 इस तरह से हो। अगर बड़ा आ जाता है तो उस केस में वो सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इसमें से नहीं करता, उसका कुछ अलग तरीका होता है। तो हमेशा याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन आप हमेशा उस वैसे करोगे, उस ढंग से करोगे सब्स्टिट्यूशन जिसका कोएफिशिएंट छोटा छोटा हो, और किसी एक इक्वेशन, वैसे आप फ्री हो किसी एक इक्वेशन, जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू अगर x के फॉर्म में निकाल लिए,
तो उस y के वैल्यू को क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड में आकर के पुट कर देना है, और उसके बाद इक्वेशन सेकंड का जो फॉर्म होगा वो कंप्लीटली वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाएगी। और आफ्टर इट इसके बाद तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो। चलिए, तो अगर आप लोगों ने मेरी बात को समझ ली है तो मैं करता हूँ कि सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके, ठीक, क्योंकि इसका कोई थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं है, ठीक? जो भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था आपका ग्राफिकली था। तो मैनुअल रूप से हम लोग को देखना क्या है आपका, देखिए ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें एक एग्जांपल 7 दिया हुआ है और इसमें बोल दिया आपको सवाल में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ 7x - 15y इज इक्वल टू 2 एंड x + 2y इज इक्वल टू 3। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, आप इसको इक्वेशन सेकंड माने। अब इसमें क्या करना है, मुझे x और y का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे इसके लिए देखिए, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आप सॉल्व करना पसंद करते हो तो इसका देखिए, या तो आपको मैंने क्या बोला कि इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए और इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने का मतलब मे भी आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से इजीली। जैसे कि आप इक्वेशन फर्स्ट से अगर आपको y का वैल्यू निकालना है x के फॉर्म में, या x के वैल्यू आपने निकाला y के फॉर्म में, तो आप पे डिपेंड करते हैं। मैंने लेकिन आपको क्या बताया, ये बताया कि आप लोग कोशिश करें कि उस इक्वेशन से आप एलिमिनेट करें x को या y को जिसका कोएफिशिएंट छोटा वाला टर्म हो। जैसे कि आप देखिए नीचे वाला इक्वेशन को, क्यों मैं इक्वेशन फर्स्ट से एलिमिनेट करने के जाऊं, बट आप कर सकते हैं, फ्री है, आपके पास अगर टाइम है सोचने का विचारने का तो आराम से आप करते रहे। लेकिन मेरे तरफ से राय है कि आप छोटे इक्वेशन को चूज करें एलिमिनेट करने के लिए। तो मैं छोटे वाला इक्वेशन ले लूं, तो देखना फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x + 2y इज इक्वल टू 3। ये मैंने ऑप्शन किया। अब बात आती है कि आप x का वैल्यू निकालना चाहते हो पहले कि पहले y का वैल्यू चाहते हो। अगर पहले आप x का वैल्यू निकालना चाहते हो तो y का वैल्यू आपको पहले निकालना पड़ेगा बाय एलिमिनेशन यहां पे, और अगर आप पहले y का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको x का वैल्यू पहले एलिमिनेशन। तो ये आपका एग्जाम है, तो x और y दोनों का वैल्यू पूछता है, ये तो नहीं पूछता कि x का बताओ y का मत पूछो, मत बताओ। तो इसलिए आप ऐसा प्रोसेस अपनाओगे जो आपके लिए इजी होगा। अब जैसे यहाँ पे y का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 3 - x डिवाइडेड बाई 2, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि डिवीजन में 2 आ जाएगा, लेकिन x का वैल्यू कितना इजी लगता है, x = 3 - 2y। तो क्यों नहीं मैं x का निकाल लूं और आराम से पुट कर दूंगा, तो यहां से बोल सकता हूं। देखिए हर चीज का जो है ना एक रीजन होता है ना, x = 3 - 2y निकाल दिया। अब ये मैंने निकाल दिया, अब इस चीज को इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे। ये बात आप लोग याद रखना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी जल्दी में। वो क्या करते हैं, जिस इक्वेशन से इसका वैल्यू निकालते हैं उसी इक्वेशन में जाकर पुट कर देते हैं। आपने इस चीज को कहां से लाया, इक्वेशन सेकंड से लाया, तो भूल से भी इक्वेशन सेकंड में मत पुट करना, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 - 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए तो आपका इक्वेशन है 7x - 15y इज इक्वल टू 2। दैट इंप्लाइज दैट 7 into x का वैल्यू आपका 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2। दैट इंप्लाइज दैट अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 21 - 14y - 15y इज इक्वल टू 2। अगर आपका ये इधर आ जाती है और ये सारा मैं उधर कर लेता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, एक तरफ और नीचे में लिख लूं, देखना यहां से मुझे मिलेगी 29y, राइट कर लिया, इसको इधर कर लिया तो 19। सो आपने यहां से y = 19/29। तो सोच सकते हैं कितना इजीली मैंने y का वैल्यू निकाल लिया विदाउट डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट लाए हुए, आराम से मैंने निकाल दिया। अब इसी को अगर आप पहले इक्वेशन से निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट करते तो आपका पसीना छोड़ा देता। ये हो गया। फिर मैं चलता हूं, क्या करता हूं, अब इसके बाद y का वैल्यू निकाल लिया। अब इस y का वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, बट फॉर कन्वीनियंस वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड इसलिए मैं पुट कर रहा हूं, या आप इसमें ये जो आप लाए हैं इसमें भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं। जब आप एक वेरिएबल का वैल्यू ले आओगे तो आप किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन लोग तो उसी को ना पसंद करेगा वैल्यू पुट करना जो आपका सिंपल हो और ज्यादा एक्सप्रेसिबल हो, इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजीली मुझे x = यहाँ तो लिखा हुआ है 3 - 2y, तो क्यों मैं इधर उधर सोचूं, तो आराम से मैं y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो 3 - 2 टाइम्स 19/29, 29 3 क्या होता है 87 - 38। तो 87 में अगर मैं 38 सब्ट्रैक्ट कर दिया
तो कितना है क्या 49। तो आराम से आप लिख सकते हो 49 डिवाइडेड बाई 29, और ये आपका जो हो गया वो आपका एक्स का वैल्यू हो गया, क्या क्या एक्स का वैल्यू हुआ। तो ये आपका एक्स का वैल्यू हुआ, और इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यू निकाली। तो किस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं इस चीज को आप लोग सीखने का कोशिश करें, और अदरवाइज आप लोग तो यहाँ पे समझ ही गए क्या प्रोसीजर था। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए। अगर आप चाहते हो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन सेकंड में पुट करूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठ के करें, घर में आराम से बैठ के बनाते रहे, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट मैं तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो वे दूं, वो तरीका दूं जो आप लोग के लिए इजी रहे और आराम से क्वेश्चंस को बना सके कम टाइम पे विदाउट किसी प्रॉब्लम्स के। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके बुक में एग्जांपल्स में ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका वो किसी क्वेश्चन से कनेक्टेड है, तो उसी क्वेश्चन को डायरेक्ट उठाकर आप लोग बना लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में करा, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 2 इन सेक्शन 3.3, फिर वही बात कर दिया, दैट इज, अच्छा दिया हुआ, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 रुपीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसको फिर से मैं बना देता हूँ। मुझे लगा क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन दे दिया, एग्जांपल 9 है, एग्जांपल नंबर 9। इसमें बोल रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज 9 रुपीज। तो यहाँ पे पेंसिल और इरेजर है, तो मैं लिखता हूं लेट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल बी एक्स रुपी एंड प्राइस ऑफ ईच पेंसिल के बाद आपको क्या है इरेजर, तो ईच इरेजर बी वाई। ये मैंने मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं चलूं तो क्वेश्चन में मेरा क्या है, सवाल में है कि 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। तो 2 पेंसिल का आपका प्राइस क्या होगा 2x और 3 इरेजर का 3y, और टोटल प्राइस बोलते हैं 9 रुपीज। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सेकंड पार्ट बोला एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो उसका प्राइस क्या होगा 4x, और एंड 6 इरेजर जिसका प्राइस क्या होगा 6y, दैट विल बी 18 रुपीज। तो मैं इसने इसको 18 लिख दिया। अब इसके बाद बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो इसमें कहा था ईच पेंसिल और ईच इरेजर का फाइंड करें। देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी टीचर्स वगैरह या आपको बहुत सारे स्टूडेंट जानबूझ के ऐसा काम करेंगे, आपको दो इक्वेशन मतलब होता है कि बच्चे तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इंडिविजुअल पर केयर नहीं करते, उसको जानबूझ के ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे दे देंगे जिसका या तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा या आपका सॉल्यूशन भी होगा तो आपका इनफिनिटली नहीं होगा। तो बच्चे पूरा परेशान होते हैं कि क्या दे दिया, किस तरह से बनाएंगे। तो अगर आप इस दोनों को देखें गौर से, दोनों इक्वेशन को, आपको क्या मिल रहा है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. In that case we know that there exist infinitely many solution. अगर यहाँ पर infinitely many solution होगा तो क्या जरूरी है मैं कैसे फाइंड करूंगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो मैं आपका प्रॉपर्ली जो आपका एक्स और वाई का वैल्यू होगा वो तो नहीं फाइंड कर सकता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा सिंस 2 upon 4 is equal to, that means a1 upon b1, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, that will be 1 upon 2. So there exists infinitely many solution. क्या होगा there exists infinitely many solution. अगर आपका यहाँ पे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसमें से आप लोग क्या बोलोगे, अगर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस केस में जब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो मैं बताऊं क्या आएगा, दोनों तरफ 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत काम करें कि आप लोग इसको बनाना शुरू कर दे, ठीक। तो फंसने का काम नहीं करना है हम लोगों को। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार देख लिया करें कि क्वेश्चन, अब इसी में अगर यूनिक सॉल्यूशन इसका होता है तो आपको क्या होगा मालूम है, ये a1 upon a2 is equal to not b1 but is equal to not b1 upon b2 पहले ही आ जाता है। तो जब भी कभी भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने को बोला जाए तो आप लोग इसको जरूर एक बार देख लिया करें, वरना आपको ऐसा होगा कि आप आराम से क्वेश्चंस पे सोचते रहोगे और एग्जाम में कहीं भूल से, मिस्टेक से या कोई आपको आराम से क्वेश्चन पूछ दिया तो आप फंस जाओगे। चलिए, तो इस तरह से आपका एग्जांपल नंबर 9 का कवर हो गया। देखिए आपका एग्जांपल नंबर 10 है, इसमें भी बोल रहा है लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेस क्रॉस ईच अदर। तो कहता क्या ये रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगा, क्या ये रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगा। एक इक्वेशन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। आपका ये इक्वेशन नहीं दिया हुआ, मैं क्वेश्चन नहीं देखे ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखना। ये मतलब आपके जो बुक का पिछले क्वेश्चन को अटैच कर दिया है, तो आपका 3.2 है। तो आपका जो दो इक्वेशन दिया हुआ ना, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मालूम है ये क्या हो रहा है,
a1/a2 is equal to b1/b2 but not c1/c2, ठीक, दैट विल बी रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपका यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर सॉल्यूशन होने की बात ही नहीं होती है। इसका मतलब दोनों ट्रेन का जो आपका पैटर्न है वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। और ऐसे भी होता है कभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ट्रेन तो आपका कब का कब एक्सीडेंट कर जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप आराम से सॉल्व करके भी देख लो। सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। अब गलत रिजल्ट मिलने का मतलब क्या, आपको 5 बराबर 7 आ जाएगा, 12 बराबर 15 आ जाएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल कभी हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए क्या होगा, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप कैसे करोगे, तो सिंपली आपको सिंस a1/a2, a1 आपका 1 है, a2 आपका 2 है, इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। आप इसका करोगे क्या आएगा, आपका 1/3 आ रहा, लेकिन इसका आपका 1/2 आ रहा, तो ये सेम नहीं है ना। तो ये किसके लिए, आपको ये कौन सा कंडीशन है, इसको याद रखेंगे आप लोग ध्यान से। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया कि यहाँ पे देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका जो हो गया ना, इसका कंप्लेक्स सॉल्यूशन है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने ये कर लिया। अब मैं चलता हूं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। देखिएगा, आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, देख लेना। मैं एक्सरसाइज 3.3 में चलता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको पहला इक्वेशन दिया हुआ कि x + y, अच्छा इसमें बोल दिया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें पहला x + y = 14 और दूसरा x - y = 4। आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। जैसा मर्जी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलो तो फर्स्ट, सेकंड चलो तो सेकंड। तो लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से x बराबर क्या पाओगे, 4 + y। एक बार कहो तो लिख दूं, ऑलरेडी वी नो दैट x - y = 4, दैट इंप्लाइज दैट x बराबर क्या होगा, 4 + y। ये आ गया, x बराबर क्या है, 4 + y। और ऑलरेडी मुझे क्या है, पहला इक्वेशन से सिंस x + y = 14 दैट इंप्लाइज दैट x का वैल्यू कितना है, 4 + y। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 + y इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 दैट इंप्लाइज दैट 4 + 2y इज इक्वल टू 14। सो वो 2y बराबर क्या होगा, 10। सो आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अगर y का वैल्यू 5 है तो आपका ऑलरेडी क्या दिया हुआ, सिंस x बराबर 4 + y दिया हुआ। अगर x बराबर 4 + y दिया हुआ तो y का वैल्यू अगर पुट 5 कर देते तो 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9। सो x बराबर आपको कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपने यहाँ से x और y का वैल्यू इजीली फाइंड करके देख लिया आप लोगों ने कैसे किया। तो आप किसी भी इक्वेशन को उठा करके इसमें एक वैल्यू को एलिमिनेट कर लेंगे दूसरे फॉर्म में और दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेंगे, और इजीली हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर लेंगे दिए गए इक्वेशन को। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये 1 मैंने करवा दिया। अगर 1 आप लोगों ने समझ लिया तो मैं 2 की तरफ चलूं, देखो क्वेश्चन में 2 क्या दिया हुआ, बहुत ही इजी है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखना, आपका इक्वेशन दिया हुआ है s - t = 3 और दूसरा s + 3 + t/2 t/2 इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ आपका 6 दिया हुआ। इस दोनों इक्वेशन को कहा था कि सॉल्व करने के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट दे दिया, क्यों मैं फ्रैक्शन वाले कोएफिशिएंट में फंसूंगा, क्यों नहीं आराम से इक्वेशन फर्स्ट से चलूंगा। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में कह सकता हूँ कि s बराबर मैंने क्या होगा 3 + t। और इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं s बराबर 3 + t कर दूं, अगर चाहते तो एक लाइन लिख लेते हैं s - t = 3। सो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 + t। अगर आपका 3 + t हो जाएगा तो ये आपका, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो आप लिखता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया तो आपको क्या दिया हुआ, s/3 + t/2 = 6 दैट इंप्लाइज दैट s की जगह पे क्या रखूंगा, 3 + t डिवाइडेड बाय 3 + t/2 = क्या, 6। अगर मैं इसको फिर से थोड़ा सा अपना एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 2 को फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 + 2t प्लस फिर आपका ये 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 को 3 से t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3t। ये आ गया, आप लोग को दिख रहा है ना। फिर देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 6 जा, ये 6 + 3 2 + 2t क्या होगा, 5t डिवाइडेड इज इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। अब यहाँ पे 36 हुआ, दैट इंप्लाइज दैट 5t बराबर क्या आ जाएगा, 30। सो t बराबर आपको कितना आ जाएगा, 6। अगर आपने t बराबर 6 निकाला तो ऑलरेडी वी नो दैट s - t = 3। सिंस वी नो दैट s - t = 3 एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट s - 6 = 3, so s = 9।
तो हम लोगों ने क्या किया, आपका 9 और t का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड किया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे t बराबर 6 और s बराबर 9 फाइंड कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन से देख सकते हैं कितना इजी है, समझ गए। चलिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा है आपका 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 3 इक्वल टू 9। फिर आपका अच्छा इसका सॉल्यूशन करना। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड। इसको अगर मैं मान लिया, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, बनाना शुरू कर देंगे। अब इसको देख करके बनाना शुरू कर देंगे तो अच्छा, एक चीज फिर मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ। अगर आपका इक्वेशन इस तरह से है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और आपका दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आपसे एक बहुत ही रिक्वेस्ट है क्या कि आप लोग क्या करोगे, या तो c1 को दोनों में इक्वेशन में लेफ्ट में रखोगे। इससे क्या होगा कि आप रिकॉग्नाइज आराम से कर सकते हो कि आपका c1 क्या है, c2 क्या है। या तो दोनों को लेफ्ट में रखोगे या आप दोनों को राइट में रखोगे। अगर चाहो या तो दोनों को लेफ्ट में रखो या दोनों को राइट में रखो। ऐसा नहीं कि एक में लेफ्ट एक में राइट रखो, तो इस केस में आप c1 c2 को गलत रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक, चलिए तो पहचानने में गलती हो जाएगी। अब ये अगर आप लोगों ने समझ गया तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, देखना आप लोग। तो यहाँ से सिंपली मैं कर सकता हूँ सिंस, देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल को सॉल्यूशन करने से, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बार दिमाग में ये भी क्लिक कर लिया करो कि सच में इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। अच्छा बताता हूँ आपको, मैं दो मेथड बताता हूँ। एक आपका अलजेब्रिकली मेथड बताता हूँ, एक आपका कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो मैंने नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर लीनियर इक्वेशन इनटू बाइनरी में डिस्कस की उस मेथड से बताता हूं। चलो मैं मान लिया, बेसिक में मान लिया कि मुझे क्वेश्चन कोई दे दिया, इस केस में मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं डायरेक्ट में स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्योंकि क्या पता वो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे तो फिर तो फालतू में टाइम वेस्ट होगी कॉम्पिटिशन के मामले में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं a1 अपॉन a2, ये मेरा a1 है, ये मेरा b1 माइनस 1 है, c1 बराबर 3 है, a2 मेरा 9 है, b2 मेरा माइनस 3 है, c2 मेरा 9 है। तो इस केस में अगर मैं a1 अपॉन a2 करता हूं, एक बार लिख लीजिए, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, और यहां से अगर मैं b1 अपॉन b2 निकाला तो ये आपका माइनस 1 अपॉन ये 3 अपॉन 9 बराबर क्या हो गया 1 अपॉन 3, ये आपका माइनस 1 अपॉन माइनस 3 बराबर 1 अपॉन 3 है क्या। अगर मैं यहाँ पे c1 अपॉन c2 निकाला तो यहाँ पे ये भी 3 अपॉन 9 दैट विल बी 1 अपॉन 3। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि सिंस वी नो दैट हियर वी गेट a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. That will be the required condition for getting infinitely many solution. So we can say that there exist infinitely many solution. तो हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको infinitely many solution exist करेगा। तो फिर infinitely many solution तो फिर मैं solution क्यों करने के लिए जाऊं, ठीक, झूठ का टाइम वेस्ट करना है। बट अगर आप फिर चाहते हो कि नहीं मैं चेक करूंगा, तो मैं आपको बता दूं, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना तो आपको एक ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा ना, आफ्टर एलिमिनेटिंग टू ईच अदर, आप एक टर्म एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल से जब एलिमिनेट करोगे तो आपको एक ऐसा ही रिलेशनशिप मिलेगा जो कि यूनिवर्सली ट्रू होगा। चलिए तो मैं चल देता हूं, थोड़ा सा वो भी आप लोग देख लेंगे, ताकि आप लोग कभी कभी भूल से अगर मान लिया कि इस तरह से नहीं सोच पाए और आपने बनाना शुरू कर दिए, तो बनाते बनाते आपको अगर उस पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इनफैक्टली मेरी सोल्यूशन होगा। चलिए तो आपका क्या है कि पहला इक्वेशन अगर मैं ले लिया, वी नो दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, दैट इंप्लाइज दैट y बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। पहला इक्वेशन से मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऑब्टेन किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन सेकंड मेरा क्या है, तो मैं कहूंगा सिंस वी नो दैट 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दैट इंप्लाइज दैट अगर मैं y के जगह पे 3x माइनस 3 रख दूं तो यहाँ पे मुझे 9x माइनस 3 इंटू y के जगह पे 3x माइनस 3 रख दिया, दैट विल बी 9, दैट इंप्लाइज दैट यहाँ पे 9x माइनस 9x माइनस प्लस प्लस 9 बराबर 9। अब यहाँ से 9x गया तो हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया 9 इज इक्वल टू 9, दैट विल बी यूनिवर्सल ट्रू। ये आपका क्या है, ऑलवेज ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि 9 बराबर 9 यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कह दूंगा कि इसका इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह की बातें होती है। अब यहीं पर अगर आप इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन की नो सॉल्यूशन की बात करते तो आप नो सॉल्यूशन वाले इक्वेशन को अगर सॉल्व करते ना तो आपको कुछ मान लीजिए इस तरह से आ जाता, मतलब यही नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है इस तरह से।
आ जाएगा 1 बराबर 2, 1 बराबर माइनस, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, हमने उसको गलत सपोज करके माना तब तो वो गलत रिजल्ट दिया, और इसको मैंने सही माना तो सही रिजल्ट दिया, और सही रिजल्ट दिया तो वहां पे ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ दिया। यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट टू एक्स एंड वाई, सो देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका दो गया, आपका मर्जी, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और इसमें आप देख सकते हैं आराम से कोएफिशिएंट के हेल्प से, तो ये आपकी मन की बात है। चलिए मेरी काम में जितना डिटेल हो सके मैं बता दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, 3 हो गया। अगर आपने 3 नंबर समझ गया तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप लोग आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपका 0.2 इंटू एक्स, 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3y, 0.3y इज इक्वल टू 1.3, यही ना। और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ऊपर वाला मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। अब इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करने तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होता है, आप लोग ये बताना, किसी इक्वेशन में से x का वैल्यू निकालना या y का वैल्यू, जो आपका मन है पहले वो निकाले और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दे। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करूं तो देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप बोले किसका वैल्यू मैं निकालूं, y का निकालूं। चलिए तो यहां से बोल सकते हैं 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, फॉर विच we have to 0.3 y is equal to 1.3 minus 0.2x। सो मैं यहां से बोल सकता हूं। अच्छा एक बात बोलूं आप लोग को, मैं बहुत मजेदार बता दी, झूठ का ये जीरो डेसिमल डेट डाल करके आप लोग को दिमाग मतलब परेशानी में आपको डाल रहा है। क्यों नहीं मैं डेसिमल का कहानी शुरू में ही खत्म कर दूं क्या? वैसे तो इजीली बात खत्म कर सकते, लेकिन आप लोग को एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूं। देखिए अब यहां से देख सकते हो कि यहाँ पे 10 सम में आ रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 13/10 आ जाएगा। और ये 10 अगर उधर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल, दैट मींस क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ये मत समझना कि इस बार उस बार कट कर दे देता, ऐसा नहीं होता ना, इधर जाएगा तो कैंसिल होगा। नहीं चलिए एक बार मैं लिख ही देता हूँ, क्या मैं आप लोगों को नया नॉलेज दूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैंने क्या आ गया 13/10 इंटू 10, ये गया, ये दोनों कैंसिल तो कितना आ गया 13। अब ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 जब आ गया तो यहां से कर सकते हो, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब मैं यहां से y या x के वैल्यू किसी एक फॉर्म में डिटरमिन कर लूंगा। सो मैं यहां से बोलूं 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। सो मैं अगर y का वैल्यू निकाला तो मुझे क्या निकला 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय, ये मुझे निकल गया। अब मुझे क्या करना है कि इस चीज को मुझे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है, तो मैं राइट में ले लेता हूं। यहां पे देखना इन इक्वेशन, मेरा इक्वेशन 2 क्या है 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.5y और उसके बाद है आपका इज इक्वल टू 2.3। इसमें भी वही करानी है डेसिमल का, थोड़ा सा डेसिमल को मैं यहां से अगर एलिमिनेट करना हो तो ठीक रहेगा। डेसिमल को यहां से खत्म कर लेता हूं तो फिर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा क्या। तो यहां से मुझे क्या मिलेगी 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 10, ये निकल गया। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ ली है तो अब इसके बाद की क्या पॉइंट है देखना आप लोग, आराम से इस 10 को थोड़ा सा राइट कर लूं, देखना आप लोग एकदम आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखना है क्या करना हम लोगों को, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 बाय 10 इंटू 10, ये 10 कैंसिल, सो आपने यहां से ऑब्टेन किया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैंने ऑब्टेन किया था y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3, तो इसमें पुट कर देता हूं। तो 4x प्लस 5 इंटू y के जगह पे 13 माइनस 2x, 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 23 मिल जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको अगर मैं इधर ले आया, ध्यान से देखना आप लोग लिख लिए, इसको मिटा लो मैं। अगर आप लोगों ने ये ले आया तो देखना क्या करूंगा, एकदम बच्चा की तरह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब इसका एलसीएम अगर किया तो कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 3 और ये आपका 4 3 12x। अगर आपको फिर इससे मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ये पूरे 5 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 65 माइनस 5 दूना 10x इज इक्वल टू 23। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ जाएगा 12x में से 10x गया तो 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 69। सो 2x बराबर क्या हो जाएगा 69 में 65 देगा तो 4, सो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अगर आपका x का वैल्यू 2 आ जाएगा, कितना आ गया x वैल्यू 2,
और ऑलरेडी आप y बराबर क्या निकाले, सिंस वी नो दैट y बराबर 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया क्योंकि मुझे मालूम था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने जो ऑब्टेन किया था इसी चीज को ऑब्टेन किया, तो x की वैल्यू निकाला, इसमें x का जगह रख देंगे तो y बराबर 13 माइनस 2 into 2 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो 9 अपॉन 3 दैट मींस कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आप लोगों ने x और y का इजीली वैल्यू फाइंड कर दिया। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैंने फाइंड बता दिया आप लोगों के साथ। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्या दे रहा है, बता दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, √2 टाइम्स x प्लस √3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0, मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इस इक्वेशन को मुझे फाइंड सॉल्व करना, तो इसमें भी वही बात है ना, आराम से आप किसी क्वेश्चन को उठा लेते, मान लेते इक्वेशन फर्स्ट से चलते तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या है √2 टाइम्स x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने यहां से y बराबर बोला तो √3 टाइम्स y बराबर क्या हो गया माइनस √2 टाइम्स x, सो आप यहां से y बराबर बोल सकते हो माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3x। इसी तरह से छोड़ दो। चलिए अभी इसकी इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देता हूं, लिखिए पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन सेकंड में पुट किया तो मेरा इक्वेशन सेकंड क्या है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो √3x दैट मींस यहां पर √3x ही रह जाएगा माइनस √8 इंटू y का वैल्यू अगर आपने निकाला तो कितना आया माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3, तो यहां पे लिखते हैं माइनस √3 डिवाइडेड बाय माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू x इज इक्वल टू 0, ये मेरा आ गया। इसमें मैंने y की जगह पे इस चीज को रख दिया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा कि आपका जो ये √3 अगर एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम तो ऐसे एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग ले लेते हैं। आपका 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। अब यहाँ पे √3 को फिर 1 से √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस ये दोनों कैंसिल, ये आपका 1 आ जाएगा, फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो √2 ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, और √8 इंटू √2 क्या होगा √16 दैट विल बी 4, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 4। चलिए फटाफट 4 बराबर 0। अब यहां से अगर सॉल्व करोगे दैट इंप्लाई दैट 7x डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 0, सो x बराबर आपका क्या आ गया 0। अगर आपका x का वैल्यू 0 आ गया तो मैं क्या करता हूं y का वैल्यू निकालता हूं। तो अभी मुझे क्या मालूम है सिंस y बराबर माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू x और x का वैल्यू 0 है तो आपका माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 0 बराबर क्या आ गया 0। तो इसलिए आपका जो x और y का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया 0 0 आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था क्या था 5 था। इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के साथ क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप लोग का क्या है 6 में कहता है कि 3x/2 पहला इक्वेशन आपका 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 दिया हुआ -2 दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन जो आपका है वो आपका दिया हुआ है x/3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो इक्वेशन दिया हुआ उसमें से मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो आपको जो इक्वेशन आपको इजी लगता है उसमें से आप एलिमिनेट कर ले तो फायदा रहेगा। देखिए जैसा कि क्लियर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन 2 जो है आपका बहुत इजी है, तो मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन 2 से एलिमिनेट करने का। तो लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां से बोल सकता हूं x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 दैट इंप्लाई दैट। इसके बाद मैं क्या करूंगा देखना, इसके एलसीएम लूंगा तो 6 आ जाएगी। 3 से 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 13/6 आ जाएगी। 6 कैंसिल हो जाएगी, ये 6 उधर जाएगी तो फिर यहां से मुझे क्या मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। अगर मैं यहां से y का वैल्यू निकालने की कोशिश किया तो यहां से बोल सकता हूं सो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, सो y विल बी 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। ये जो होगा मेरा y का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा y का वैल्यू। अगर आपको y का वैल्यू ये आया तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो लिख सकता हूं यहां पे पुटिंग इन
इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो मेरा क्या हो गया 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 दैट इंप्लाई दैट 3x अपॉन 2, तो यहाँ पे मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूं माइनस 5 अपॉन 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना 13 माइनस 2x अपॉन 3, तो इसको लिख दूं 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम लोग क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 आएगा तो 2 से 18 में करेंगे तो 9 9 3 27x माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 65 और माइनस 5 माइनस 2 क्या होगा प्लस 10x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2। अगर आप मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लेक्स तो क्या होगा 10x और 15 में से 7 गया तो 8 और ये आपको 5 में से 2 गया तो 3 माइनस 38 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 36 ये आ जाएगा। सो आपका 10x बराबर क्या आ जाएगा, ये अगर राइट चलेगा तो आपका 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो x बराबर आपको 1/5 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 1/5 आ गया। अगर आपका x का वैल्यू 1/5 आ गया, ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, अच्छा सॉरी एक जगह गलती हम लोगों ने की, यहाँ पे 27x लिखना भूल गए, तो 27x प्लस 10x है ना, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 37x और माइनस 65 इज इक्वल टू, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 36, ये अगर उधर जाएगी तो राइट में पॉजिटिव हो जाएगी, फिर यहाँ पे 37x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 15 में से 6 गए तो क्या हो गया 9 हो जाएगी, और फिर आपका ये 5 में से 3 गया तो 2। सो x बराबर आपका 29 डिवाइडेड बाय 37 आ रही, तो x का वैल्यू आप लोग क्या हो गया 29 डिवाइडेड बाय 37 ये हो गया। अगर आप x का वैल्यू इतना निकाले तो y का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ y का वैल्यू निकालता हूँ, देख लो y का वैल्यू हम लोगों का क्या है, इसको मिटा दें तो मेरा जो y बराबर है वो क्या है, y बराबर जो मैंने निकाला था वो निकला था 13 माइनस 2x, 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ये ना निकला था। अब यहाँ पे 13 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 29/37 डिवाइडेड बाई 3। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 37 है। अब अगर इसको किया आपने सॉल्व तो कितना आ जाएगा, अगर 37 से मल्टीप्लाई कर लोगे और 29 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करोगे जो भी आएगा आपको y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा x और y का वैल्यू हम लोगों ने आराम से फाइंड कर लिया। चलिए तो इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज मैंने कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। 6 नंबर अगर आपने समझ लिया तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर जो है मतलब ये 1 का 6 था, अब मैं चलता हूँ 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको वर्ड प्रॉब्लम से भरा हुआ है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूँ। देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए 2 में क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक मिनट में फिर से देखता हूँ, थोड़ा ये डाल लेते हैं। तो इक्वेशन में क्या बोल रहा है आप लोगों को, ये बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर है, 2 नंबर बोल रहा है आपका सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 पहला इक्वेशन, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। और उसके बाद बोला है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब ये x और y का जो वैल्यू निकला है हम लोग को निकलेगा इससे, तो उसके लिए एक रिलेशन अलग से दिया है जो कि आपको y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, जो कि सेटिस्फाइड होना चाहिए, और उसके अलग से फिर m का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले x और y निकालते हैं। इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप अगर यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x। सो आप बता सकते हो y बराबर 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। ठीक, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अगर इक्वेशन सेकंड में पुट किए तो आपका क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। दैट इंप्लाइज दैट 2x माइनस 4 इंटू y का वैल्यू क्या है 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 24। ये हो गया। अगर आपने इसको किया तो ये आपका 3 टू द 6x माइनस, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो 11 4 44 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसके बाद जो आपका है ये आपका क्या होगा 8x प्लस 6x 14x माइनस ये आपका 44 हो जाएगी इज इक्वल टू, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 72 हो जाएगी। फिर अगर ये राइट में जाएगी तो यहाँ से आप क्या करोगे 14x इज इक्वल टू 12 में से चल के 8 हो जाएगा, और ये आपका 6 में से चल के 2 हो जाएगा।
ये आपका -28 हो जाएगी। फिर यहां से x का वैल्यू क्या देगा, -2 हो जाएगी, क्योंकि -28 डिवाइडेड बाय 14, तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा। अगर आपका x का वैल्यू -2 हो जाएगी तो फिर आपको y का वैल्यू निकालना है। आप अगर गौर करेगा तो y बराबर क्या मुझे मिला, y बराबर आपका 11 - 2x डिवाइडेड बाय 3 मिला है। अगर आप x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 11 - 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 11 + 4 15 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना 5। तो इस तरह से आपने y का वैल्यू यहाँ पे 5 ऑप्ट कर दिया। तो मुझे क्या मिला, x बराबर -2। सो मेरा जो सॉल्यूशन का जो पेयर हुआ -2 और 5 आ गया, ये आया। अब इसमें एक और भी पार्ट जोड़ दिया इस क्वेश्चन में, करा कि x और y जो आपने निकाला उसके लिए आपका ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इस तरह कर लेंगे आप लोग, इसको मिटा लें। अगर आपने इसको मिटा लिया तो फिर देखना अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है यह जो x और y का वैल्यू मुझे निकला है पेयर, यह आपका y बराबर mx + 3 को सेटिस्फाई कर रही है। अगर y बराबर mx + 3 को सेटिस्फाई कर रही है तो y विल बी 5 इक्वल टू x का वैल्यू आपको -2, तो -2m + 3। सो आपका अगर निकालोगे तो -2m इक्वल टू 2 आ गया। सो आपका m बराबर क्या आ गया, -1 आ जाएगी। तो आपने यहां से क्या किया कि m का वैल्यू -1 फाइंड कर दिया। कैसे फाइंड किया, तो इसका सिंपल बात था ना कि अगर दोनों का सॉल्यूशन जो आपका आया x और y को अगर दिए गए एक अनदर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मींस दैट हमने x और y को वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद वहां से वेरिएबल क्या हो गया, फ्री हो गया इक्वेशन, ओनली आपका एक नेक्स्ट वेरिएबल जो था m वो बचा और हमने m का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया। तो आपका इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आप लोग इसे अरेंज किया जा रहा है। 3 का सबसे पहला मैं 1 नंबर चलता हूं। इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा इसमें उसका कहता है क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। तो मैं क्या करता हूं, ये आपका एग्जांपल नंबर 3 का 1 है, जिसमें लिखता हूं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर मैं फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, सवाल ये आता है। तो और यहां पे सोचना भी नहीं है, आराम से आंख बंद करके हम लोग ये भी मान लेंगे एंड सेकंड नंबर बी वाई, और सेकंड नंबर को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अगर मेरा फर्स्ट नंबर एक्स हो गया और सेकंड नंबर वाई हुआ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका 26 है। 26 ना है, 26 है। तो मैंने ये लिख दिया कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। आपका जो वन नंबर है, आप चाहे एक्स को लेंगे, अगर एक्स आपका वन नंबर है तो बोल रहा है कि एक्स जो है इस वाई से, एक्स जो है इस वाई से 3 टाइम्स है। इसका मतलब अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों सेम हो जाएगी, ये हो गया। दैट मींस यहां से मुझे दूसरी इक्वेशन में यहां से तो मैं क्या बात कहूं, डायरेक्टली निकल ही गया एक्स के वैल्यू वाई के फॉर्म में। तो क्यों, अगर मुझे x बराबर 3y निकल ही गया तो मैं इधर क्यों फिर इक्वेशन को अरेंज करें। अब इसमें पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं कह सकता हूं x की जगह पे अगर मैं 3y पुट कर दिया, x बराबर 3y माइनस y इक्वल टू 26। सो अगर आप y बराबर क्या निकाले 26, सो y बराबर आपको कितना आ गया 13। अगर y बराबर 13 निकल गया तो आप आराम से बोल सकते हो कि x बराबर क्या जानते हो, x बराबर 3y, दैट विल बी 3 into 13, दैट मींस 39। तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा आपका एक जो होगा वो आपका 39 होगा, सेकंड नंबर आपका 13 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये आपका 3 का 1 था। अब अगर आपने 3 का 1 समझ लिया तो 3 का 2 देखना आप लोग, बहुत ईजी है 3 का 2। 3 का 2 क्या कर रहा है आपका, देखिएगा 3 का 2 कह रहा है the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। तो यहां पे मानो पहले लेट थीटा बी द फर्स्ट एंगल। मान लिया कि आपका थीटा जो यहां पे एक्स मान लीजिए, लेट एक्स बी द फर्स्ट एंगल एंड देयर सप्लीमेंट्री बी वाई।
मैंने एक्स मान लिया पहला एंगल जिसका सप्लीमेंट्री क्या आपका है वाई होगा। अगर इसका सप्लीमेंट्री वाई होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब आप लोग समझते होंगे कि दो एंगल आपका एक तरह सप्लीमेंट्री होता है, अगर दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग आराम से बोल दोगे कि ये दोनों अगर इच अदर सप्लीमेंट्री है तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। पहले तो ये की कहानी खत्म हो गया। फिर आपका अगर आपका फिर बोला इसमें कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, कि अगर आप इस दोनों में से किसी एक को बड़ा मानते हैं, अगर आप एक्स को बड़ा मानते हो वाई को छोटा मानते हो, तो यहाँ पे बोला एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 2y बाई 18 डिग्री मींस दैट डेफिनेटली रूप से अगर मैं x माइनस y का डिफरेंस निकालूंगा तो 18 डिग्री आएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। अब किसी भी इक्वेशन को कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर मैं कहूं तो x बराबर आपका 18 प्लस y आ जाएगी। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट में पुट किया तो मुझे ऑलरेडी मालूम है x प्लस y बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से आपको मालूम है कि x बराबर 18 प्लस y है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 18 प्लस y बराबर 18 प्लस y x की जगह पे और प्लस y बराबर क्या होगा 180 डिग्री। सो यहाँ से फिर मैं ऊपर कर लूं इधर 18 डिग्री प्लस y बाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ जाएगी। सो 2y बराबर मेरा क्या हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और आपका 7 में से गया 6 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 2 और इस 7 में से 1 गया 6 और आपका ये आपका 1 आ जाएगी। सो y बराबर आपका आ जाएगा कितना 81 डिग्री। ये आपका y का वैल्यू 81 हो गया। अगर y का वैल्यू 81 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। सो x बराबर क्या दिया हुआ है आपका 18 प्लस y, अगर मैं 18 रखूं और y का 81 डिग्री रखूं तो इसको ऐड करूंगा तो 99। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया कि x का जो वैल्यू था आपका 99 डिग्री आ गया। अब इसको देख सकते हो कि दोनों एक तरह सप्लीमेंट्री है, क्योंकि 9 1 10 9 8 17 1 18 दोनों का सम 180 डिग्री आ रही है। साथ ही साथ दोनों का जो गैपिंग है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 18 डिग्री आ रही है, अगर आप x को बड़ा एंगल मानते हैं तो। चलिए, तो इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते। अगर मुझे x बराबर 3y निकल ही गया तो मैं इधर तो फिर इक्वेशन को अरेंज करें। अब इसमें पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं कह सकता हूं x की जगह पे अगर मैं 3y पुट कर दिया, x बराबर 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। सो अगर आप y बराबर क्या निकाले 26, सो y बराबर आपको कितना आ गया 13। अगर y बराबर 13 निकल गया तो आप आराम से बोल सकते हो कि x बराबर क्या जानते हो, x बराबर 3y दैट विल बी 3 into 13 दैट मींस 39। तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा आपका एक जो होगा वो आपका 39 होगा, सेकंड नंबर आपका 13 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये आपका 3 का 1 था। अब अगर आपने 3 का 1 समझ लिया तो 3 का 2 देखना आप लोग, बहुत ईजी है 3 का 2। 3 का 2 क्या कर रहा है आपका, देखिएगा 3 का 2 कर रहा है the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree find them। तो यहां पे मानो पहले लेट थीटा बी द फर्स्ट एंगल। मान लिया कि आपका थीटा जो या आप एक्स मान लीजिए, लेट एक्स बी द फर्स्ट एंगल एंड देयर सप्लीमेंट्री बी वाई। मैंने x मान लिया पहला एंगल जिसका सप्लीमेंट्री क्या आपका है y होगा। अगर इसका सप्लीमेंट्री y होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब आप लोग समझते होंगे कि दो एंगल आपका एक तरह सप्लीमेंट्री होता है, अगर दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग आराम से बोल दोगे कि ये दोनों अगर इच अदर सप्लीमेंट्री है तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री। पहले तो ये भी कहानी खत्म हो गया। फिर आपका अगर आपका फिर बोला इसमें कि The larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 80 डिग्री, कि अगर आप इस दोनों में से किसी एक को बड़ा मानते हैं, अगर आप x को बड़ा मानते हो y को छोटा मानते हो, तो यहाँ पे बोला x इज ग्रेटर देन 2y बाई 18 डिग्री मींस दैट डेफिनेटली रूप से अगर मैं x माइनस y का डिफरेंस निकालूंगा तो 18 डिग्री आएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। अब किसी भी इक्वेशन को कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर मैं कहूं तो x बराबर आपका 18 प्लस y आ जाएगी। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट में पुट किया तो मुझे ऑलरेडी मालूम है x प्लस y बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से आपको मालूम है कि x बराबर 18 प्लस y है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 18 प्लस y बराबर 18 प्लस y x की जगह पे और प्लस y बराबर क्या होगा 180 डिग्री। सो यहाँ से फिर मैं ऊपर कर लूं इधर 18 डिग्री प्लस y बाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ जाएगी। सो 2y बराबर मेरा क्या हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और आपका 7 में से गया 6 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा
2 और इस 7 में 7 गया 6 और आपका ये आपका 1 आ जाएगी। सो y बराबर आपका आ जाएगा कितना 81 डिग्री। ये आपका y का वैल्यू 81 हो गया। अगर y का वैल्यू 81 हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा। सो x बराबर क्या दिया हुआ है आपका 18 प्लस y। अगर मैं 18 रखूं और y का 81 डिग्री रखूं तो इसको ऐड करूंगा तो 9 तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया कि वो x का जो वैल्यू था आपका 99 डिग्री आ गया। अब इसको देख सकते हो कि दोनों एक चीज सप्लीमेंट्री है, क्योंकि 9 1 10 9 8 17 1 18 दोनों का सम 180 डिग्री आ रही है। साथ ही साथ दोनों का जो गैपिंग है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 18 डिग्री आ रही है अगर आप x को बराबर एंगल मानते हैं। चलिए तो इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते